लगभग 1 महीने तक रहा था। तो अब कमजोरी इतनी ज्यादा आ गई है ना, तो खाना खा पा रहे हैं, दूध भी डॉक्टर ने बंद कर दिया है। तो उन्हें बस कमजोरी की वजह से वो शाम को फीवर, मतलब कमजोरी 99-100 तक बुखार हो जाता है मैम वो। हाँ, तो जीर्ण ज्वर तो पड़ा ही हुआ है उनके अंदर। जी मैम, तो वीकनेस उन्हें बहुत ज्यादा है, चलते हुए भी पैर कांपते हैं। तो मैम उन्हें क्या दे सकते हैं मैम? अश्वगंधा चूर्ण दे सकते हैं या अश्वगंधा रिष्ट मैम? पहले आप मुझे ये बताओ, 90 ईयर की एज है ना, तो पेट साफ हो रहा है? नो मैम, आईबीएस की भी प्रॉब्लम थी अब से पहले। तो अगर अब हाई डोज एंटीबायोटिक चलाई तो उनका और पेट खराब हो जाता है एंटीबायोटिक खाने से। तो मैम ये है कि अब बस उन्हें हल्की है एंटीबायोटिक बोतल लगी है, तो मैम पता नहीं है, घर पे हैं तो अब उनका बस खाना पीना वो थोड़ा हल्का ही है, मतलब दाल वाल ही खा रहे हैं मैम। तो उनको ऐसा करो, मूंग की दाल दो, तो मूंग की दाल का पानी दीजिए, ठीक है? यूज कल्पना दीजिए, भूख का ज़्यादा भी चिंता मत करिए। मूंग की दाल में ऐसे मत दीजिए, हल्दी नमक तो डालकर उबाल लिया, वो पानी निकाल लिया, मतलब उसका गाढ़ा वाला पार्ट नहीं दिया, उसमें थोड़ा सा घी डालकर दीजिए, ठीक है? तो घी इटसेल्फ मतलब शामक होता है, पित्त शामक। दूसरी बात, यूज कल्पना ताकत भी देगी और बहुत ज़्यादा डाइजेस्टिव फायर पर लोड नहीं करेगी, ठीक है? और साथ में क्या करना है कि एक टाइम में खिचड़ी या दलिया अगर उनको भूख लगता है तो दीजिए, पर उसमें अच्छे से घी वगैरह डाल दीजिएगा, घी जीरे का तड़का, हींग का तड़का डालकर दीजिएगा। तो अभी बहुत सुपाच्य चीज़ें दीजिए, क्योंकि टाइफाइड का मतलब होता है इंटेस्टाइनल फीवर, इट मीन्स कि इंटेस्टाइन कमज़ोर हो चुकी है। और रात में उनको ना बेटा बोलो कि 5 ml कैस्टर ऑयल दे दो, तो उनका पहले थोड़ा सा पेट साफ हो। और अगर उनको प्यास और ज़्यादा लग रही तब तो षडंग पानी वाला पानी देना, है ना? जीवा वगैरह ब्रांड का आता है। अदरवाइज़ नहीं कुछ समझ में आए तो घर में क्या करना, 1 ग्राम शुंठी उनके लिए बहुत ज़्यादा होगी, मतलब ज़्यादा से नहीं, शुरुआत लोड उससे करेंगे। 1 ग्राम शुंठी को 100 ml पानी में उबालेंगे और 50 ml जब रह जाएगा, क्रूड शुंठी जो होती है पंसारी दुकान पर मिलती है, वो वाला दीजिए। इसको तो 4 दिन दीजिए, और 2-4 दिन देने के बाद में ना थोड़ा सा भूख बढ़ेगी, और जब भूख बढ़ेगी तब फिर और चीज़ें देंगे। और चाहो तो फिर अश्वगंधा अरिष्ट दे सकते हो, ठीक है? अश्वगंधा चूर्ण नहीं देना। अश्वगंधा अरिष्ट दोगे तो वो क्या होता है, आसोरिष्ट में दीपन पाचन की भी काबिलियत होती है, तो थोड़ी सी ताकत आएगी। और नहीं तो अश्वगंधा अरिष्ट के साथ आप उनको द्राक्षारिष्ट भी दे सकते हैं, ठीक है? लेकिन खाने पीने का भी यही रखे, भी रोटी मत खिलाई। 2-3 दिन उनको यूज कल्पना ये सब सारी चीज़ों पर रखिए, उसमें घी जरूर डालना है, और ज़्यादा चलने फिरने को नहीं, उनको रेस्ट करने को बोलना है। और उनके कमरे में आप महामृत्युंजय मंत्र बोल दीजिए कि बसता रहे, क्योंकि ज्वर को बोलते हैं ना रुद्र के कोप से हुआ है ना। तो आपने आयुर्वेद की ट्रीटमेंट क्यों नहीं किया? मैं घर बात है, मेरे जो बड़े भाई हैं वे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर है, वे एलोपैथ करते हैं, मैं आयुर्वेद करता हूँ मैं। आपका द्राक्षा है, क्योंकि सारीवा शर्करा पाठा द्राक्षा पीलू परूषक करके करोगे, त्रिफला है, ठीक है? तो अभी द्राक्षा रिष्ट कुछ दिन चला दो, बाद में त्रिफला घृत दे सकते हो बड़े आराम से। जैसे इंसान के अंदर ताकत नहीं है तो त्रिफला जो होता है रेचन का भी काम करेगी, ज्वरहर का भी काम करेगी, घृत के फॉर्मेट में जाएगा। तो जीर्ण ज्वर जितने होते हैं उसमें दीपन पाचन द्रव्यों से सिद्ध घृत दे सकते हैं। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, त्रिफला के साथ थोड़ा सा हर बार शुंठी डाल दिया, तो या त्रिफला शुंठी से सिद्ध घृत कर लिया, तो वो भी आप बड़े आराम से पेशेंट को दे सकते हैं, ठीक है? अमृतारिष्ट चला सकते हैं? अमृतारिष्ट, हाँ, अमृतारिष्ट भी दे सकते हो आप। अमृता इटसेल्फ ही आपकी वो है कि इन्होंने वाघभट जी ने शर्करा के स्थान पर अमृता को इंक्लूड किया, तो आप अमृता भी दे सकते हैं बड़े आराम से, ठीक है? तो अमृतारिष्ट देना चाहते हो तो दे सकते हो, लेकिन एक साथ बहुत ज़्यादा दवाई मत दो, क्योंकि बुजुर्ग लोग हैं तो ज़्यादा दवाओं से परेशान हो जाते हैं, ठीक है? ओके, चलिए आज के चैप्टर स्टार्ट करते हैं। 1 सेकंड, शेयरिंग ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है, वो है शीत पित्त चैप्टर। तो शीत पित्त को अगर देखोगे तो अभी आपने पढ़ा था जो स्किन डिसीजेस का पढ़ा रहे थे, तो कुष्ठ पढ़ा, कुष्ठ के बाद में आपने और चीज़ें पढ़ी, मतलब विसर्प पढ़ा। विसर्प था बहुत तेजी से फैलने वाला था, कुष्ठ था क्रॉनिक डिसीज में आता था, और विसर्प आपका आशुकार्य में आता था। शीत पित्त अर्टिकेरिया के केसेस बहुत सारे होते हैं, या नॉर्मली भी लोगों को देखते ना, कुछ चल फिर जाता तो भी चकत्ते उभर आते हैं, कभी कुछ खाने पीने की वजह से भी चकत्ते उभर आते हैं। और आजकल तो लोगों का इतना जंक फूड है, रात्रि जागरण, दिवासन की वजह से इस तरह की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा हो रही है।
रही है। तो शीत पित्त के केस में छोटा छोटा शॉर्ट क्वेश्चन ही आ सकता है, जितना मैं समझती हूँ। फुल क्वेश्चन तो नहीं आता, बट आपके पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। तो शीत पित्त में जो माधव निदान जी ने इसमें एक तो स्वतंत्र चैप्टर लिखा है, जैसे अग्निमांद वगैरह के केस में आपने देखा था कि माधव जी का स्वतंत्र चैप्टर था। अम्ल पित्त के केस में उन्होंने लिखा था। चरक में अम्ल पित्त वगैरह का स्वतंत्र चैप्टर नहीं है, अच्छी तरीके से आपको पता है। लेकिन माधव जी ने क्या किया है, कुष्ठ निदान लिखा है, पहले कुष्ठ के बाद शीत पित्त लिखा है, फिर अम्ल पित्त लिखा है। सोचो, तो अम्ल पित्त और कुष्ठ के दोनों के बीच में शीत पित्त एग्जिस्ट करता है। इट मीन्स कि कुछ सिमिलैरिटीज कुष्ठ से मिलेंगी, कुछ सिमिलैरिटीज अम्ल पित्त से मिलेंगी। तो कई बार आपको ऐसा पेशेंट मिलता है शीत पित्त के केस में कि आगे आप पूछते हो ना, तो गैस का और बनती है, एसिडिटी बनती है, तो इन सब सारी चीज़ों में अम्ल पित्त की शिकायत आपका पेशेंट करता है। तो ये जो सिस्टम है, मतलब किसके बाद किस चैप्टर को रखा है, वो सीक्वेंस कई बार ट्रीटमेंट पर्पज से बहुत अच्छा होता है, मतलब बहुत ध्यान रखते हैं, तो आप पेशेंट को बहुत ईजिली ट्रीट कर सकते हो। ये बात याद रख लो। जब हम लोग पढ़ते थे तो हमें ये बात रियलिटी में बता रही हूँ, मैं रट्टा ही मारती थी। उस टाइम में नहीं समझ में आता था इस चैप्टर को इसके पहले क्यों रखा गया, इस चैप्टर को इसके बाद क्यों रखा गया। अब चूंकि समझ में आता है, प्रैक्टिशनर है, तो ज़्यादा चीज़ें समझ में आने लगी हैं। तो आप लोग को भी इसलिए याद रखिएगा कि शीत पित्त जो है कुष्ठ और अम्ल पित्त के बीच का चैप्टर है, ठीक है। तो हमें ट्रीटमेंट में कुष्ठ वाली भी दवाएं यूज़ होगी और अम्ल पित्त वाली भी दवाएं होंगी, सिंपल सी बात है। अब क्या है, शीत पित्त का कुष्ठ से लाक्षणी है, लाक्षणी मतलब वही चकत्ते मकत्ते निकलते, तो स्किन का इन्वॉल्वमेंट हो गया। और अम्ल पित्त से क्या होगा कि पेशेंट को एसिडिटी वगैरह इस तरह के सेंसेशंस वगैरह होते रहते हैं, तो वहाँ से है फील होगा। फिर क्या है कि अम्ल पित्त अगर देखोगे तो अम्ल पित्त पित्त प्रधान व्याधि है, ये आपको अच्छी तरीके से पता है, मतलब विदग्ध पित्त से उत्पन्न होता है। जबकि शीत पित्त में कफवायु होता है, क्योंकि उदर्द वगैरह या अर्टिकेरिया वगैरह के केस में खारिश होती है, जहाँ पर भी खुजली होती है, ईचिंग होती है, कंडू होती है, वो तो समझ लो सिंपल सी बात है, कफ का ही लक्षण होता है। तो शीत पित्त में क्या है कि कई सारे वैरायटी है, शीत पित्त है, उदर्द है, कोट है, उत्कोट है। तो शीत पित्त में तो वात और पित्त है, उसके अलावा सब में कफ के साथ और चीज़ें इन्वॉल्वमेंट है। तो इस बात को याद रखिएगा कि जैसा भी सिम्टम होगा, मतलब साइन होगा, उस हिसाब से चीज़ें होंगी। तो इसमें शीत पित्त में शीत वर्ड है, तो शीत वर्ड क्या होगा, वात का भी शीत गुण होता है और कफ का भी शीत गुण होता है। तो वहाँ से शीत गुण लिया और पित्त वाला भी लिया हुआ है, तो इस तरीके से ये होता है। तो आतुरी दृष्टि से उदर्द कोट उत्कट क्या होता है कि एक एक सर्टेन, मतलब कह सकते हो आगे की स्टेज है, पहले शीत पित्त होगा, फिर उदर्द होगा, फिर कोट होगा, फिर उत्कोट होगा। तो ये एक से दूसरा की सीवियरिटी बढ़ती हुई कंडीशन है, इस बात को याद रखिएगा। और जब कभी आपने पढ़ा था स्किन डिसीजेस के हेतु में एक बहुत बड़ा हेतु होता है कि जब हम छर्दी के बेग को, बमन के बेग को रोकते हैं, तो छर्दी के बेग को रोकने की वजह से होता है। तो बहुत सारे लोग को होता है कि नॉजिया फीलिंग होती रहती है। अब आप उसको ऐसे कैसे समझ सकते हैं, बिल्कुल मुंह में आ जाता है तो कोई नहीं रोकता, वो तो रेयर कंडीशन होता है कि सोफिस्टिकेटेड कल्चर लोग जीने की वजह से दूसरों के सामने वॉमिट नहीं करते, जब तक बाथरूम में जाते हैं वॉमिट करने के लिए, तो वहाँ पर कई बार क्या होता है कि फूड पाइप से विंड पाइप में भी चीज़ें आ चुकी हैं, और इस तरीके से एक दो केसेस डेथ वगैरह के भी रिकॉर्ड हुए हैं। तो वहाँ पर जैसे बच्चों के केस में होता है, माएँ सोचती हैं कि बेड नहीं खराब हो तो बच्चे को ले जाकर बाथरूम में कराएं या बर्तन ला ले तब तक करें, तो ये काम नहीं करना चाहिए। जब कभी भी वॉमिटिंग आए तो तुरंत मतलब एक्सपेल कर देना चाहिए, ये चीज़ नहीं है, बच्चा हो चाहे बड़ा हो, ठीक है। एक बात तो ये ख्याल रखना है। दूसरी बात क्या होता है कि कई बार कुछ चीज़ें खा लेते हैं या इंडाइजेशन की सीवियर प्रॉब्लम हो जाती है, तो हमें नॉजिया फीलिंग होती रहती है। तो नॉजिया फीलिंग होती रहती है, तो आजकल बड़ा अच्छा सा तरीका है कि कुछ ना कुछ तो हम एलोपैथिक मेडिसिन ले लेते हैं और कुछ लोग आयुर्वेद की ही कुछ मेडिसिन ले लेते हैं। यहीं से मुझे एक केस याद आ गया, मैं आपको बताती हूँ। एक लोगों ने अपना पेशेंट का विरेचन कराया था या वमन ऐसा कुछ था, फिर उसको नॉजिया फीलिंग हो रही थी, तो उन्होंने बोल दिया कि भाई आप वो कर लेना, इलायची खा लेना। एला जो होती है वमन शामक होती है, मतलब वमन नहीं होने देती। तो उसमें क्या हुआ कि उसने वमन के बेग को रोका, फिर उसके बाद में पेशेंट को ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी। तो ऐसा नहीं है कि इलायची, कई सारे लोग सोचेंगे कि इलायची क्या कर लेती है। तो इस तरह की कई बार जब जिस पेशेंट को बार बार इस तरह की चीज़ें होती हैं, वो जर्नी रिलेटेड भी, जैसे कुछ लोग होता है ना, वमन वगैरह होते हैं, सर्दी वगैरह होते हैं, और कुछ कुछ दवाएँ खा खा कर वो रोकते रहते हैं, तो ऐसे केसेस में भी अर्टिकेरिया के पेशेंट ज़्यादा होने चांस होते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि जब आपके पास अर्टिकेरिया या उदर्द कोट इस तरह शीत पित्त के पेशेंट आते हैं, तो एक बार पूछो क्या आपको ट्रैवलिंग में नॉजिया फील होता है और उसके अगेंस्ट में आप कुछ दवाएं लेते हो, या कई सारे अपने लोग अपने साथ एलोपैथिक दवाएं लेकर चलते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब आपको पता रहेंगी ना, तो पेशेंट को ट्रीट करना बहुत आसान हो जाएगा। तो फिर आप वहाँ पर से ऐसे भी ठीक कर सकते हो कि इसने छर्दी का बेग रोका है, और छर्दी का बेग काफ़ी टाइम तक रोकने की वजह से ये डिसीज़ हुई है, तो मैं छर्दी निग्रहण कषाय जो दे रखा है अपने यहाँ चरक में, उसके द्रव्य अगर यूज़ कर लूँगा तो वहाँ से मुझे रिजल्ट बहुत अच्छे से आ जाएंगे। क्योंकि छर्दी
के बेग को रोका था। तो वहाँ पर एक्चुअली क्या करते हैं ऐसे केस में, आप एक वमन करा दीजिए मरीज को रियल में, है ना, शमन चिकित्सा नहीं, शोधन चिकित्सा करा दीजिए, चाहे आप लघु वमन ही करा दोगे तो वहाँ पर फिर बहुत बढ़िया रिजल्ट आ जाता है। इसी वजह से देखो केस टेकिंग जो होती है बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है कि केस टेकिंग से हमें ये पता चल जाता है कि हम इस पेशेंट को कितने कम टाइम में भी ठीक कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि आपको केस टेकिंग नहीं पता है, ऐसे ही वैल्यू बहुत ज़्यादा आ गई तो आप परेशान हो जाते हो। या ऐसे केसेस में जैसे मैंने आपको बहुत पहले बताया था, मेरे पास एक पेशेंट का केस आया था जिसमें एक बच्चा था, उसको 35-40 बार रात में वॉमिटिंग हुई, तो एलोपैथी वाले भी परेशान हो गए। तो फिर क्या किया उन्होंने, ढेर सारे इंजेक्शन देकर रोक लिया था। उसके बाद ब्लड टेस्ट कराया तो पक्का सी बात है SGOT SGPT रेज्ड आएगा, है ना। तो कभी भी आपके पास कोई पेशेंट अगर इस तरह के आता है जिसके SGOT SGPT बहुत रेज्ड है, तो पूछो पीछे क्या हुआ था, हफ्ते भर पहले फीवर हुआ था क्या, सीवियर वॉमिटिंग हुई थी क्या, उस वॉमिटिंग उस फीवर को एलोपैथिक दवाएं देकर रोका गया था क्या। क्योंकि जब आप केस टेकिंग कर लोगे, हिस्ट्री टेकिंग कर लोगे, तब आप पेशेंट बहुत हो सकता है इजीली ठीक कर लोगे, अदरवाइज ज़्यादा वैल्यू देखकर परेशान हो जाओगे। ठीक, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा काम आती हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट है इसका, अब देखो संप्राप्ति में इसमें शीतल वायु होता है। जैसे कई सारे लोग को, उन लोग को भी परेशानी होती है, जो लोग देखते हो ना कि एसी में रहते हैं, तुरंत चले जाते हैं गर्म पानी से नहाने, मतलब कभी कभी होता है कि हम बहुत ठंडे से आते हैं, गर्म में जाते हैं, गर्म से ठंडे में करते हैं सेवन। तो इस तरह के केसेस में होता है। अपने लोग के यहाँ पहले टाइम में बोलते थे ना भाई थोड़ा सा आराम दे लो, रेस्ट कर लो तब करो। तो जो लोग भी इस तरह का बहुत ज़्यादा व्यतिक्रम करते हैं, गर्म ठंडा ठंडा गर्म, तो उनके साथ इस तरह की प्रॉब्लम होती है। तो शीतल वायु का संस्पार हुआ और उससे कफ और वायु का प्रकोप होगा, पक्का सी बात है। और उसी में साथ में पित्त का प्रकोप हो जाए कि बहुत ठंडी ठंडी जगह से आया, बहुत गरम सी चीज़ खा लिया तो तुरंत उल्टा पुल्टा हो जाएगा। तो बाह्य कारक की वजह से क्षोभक की तरह, इरिटेंट की तरह काम करते हुए एलर्जी वाला। अब इंटरनल भी कई बार इस तरह की प्रॉब्लम हो जाती है, तो उससे स्किन डिसीज हो जाती है, स्किन में प्रॉब्लम हो जाती है। और आंतरिक अगर जाएगा इंटरनल लेवल पर तो पता है रक्तादि धातु को सभी को दूषित करेगा। ठीक है, तो इसकी वजह से शीत पित्त होगा, शीत पित्त से उदर्द होता है, उदर से कोट होता है, कोट से उत्कर्ष होता है। तो इन ऑर्डर ऑफ सीवियरिटी क्रोनिसिटी का ये हिसाब किताब है शुरुआती। और क्या होता है कि कई बार आप ये भी साथ में पूछिए कि क्या आप एलोपैथी का ट्रीटमेंट पहले ले चुके हो, एक लंबा ट्रीटमेंट ले चुके होते हैं, तो वहाँ पर भी सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। संप्राप्ति घटक में दोष में मेनली पित्त है और साथ में कर्फ वायु का इन्वॉल्वमेंट है। दूसरे और अधिष्ठान दोनों ही त्वक हैं। अधिष्ठान में त्वक के बाद रस रक्तादि भी मान सकते हो। जैसे अगर जितना पुराना होता जाएगा उतना अंदर धातुओं तक इसकी मतलब पहुंच हो जाएगी। फिर पूर्व रूप में देखेंगे पिपासा है, रुचि है, उल्लास है, देहसाद है, अंग और रक्तलोचनता होता है। कई बार मिल सकता है, कई बार नहीं मिल सकता है। हालांकि मैंने रक्तलोचनता नहीं देखा हुआ है अर्टिकेरिया वगैरह के पेशेंट्स में, बट आप ध्यान दीजिएगा कि सीवियर वगैरह केस में हो सकता है मिल जाए। सामान्य रूप में क्या होता है, शीत वायु के संस्पर्श से त्वचा में तोद होगा, कंडू होगा, उत्संग युक्त रक्त, वो जो निकलता है ना चकत्ता, वो थोड़ा सा उभरा हुआ टाइप का होता है, तो उसी को उत्संग युक्त रक्त वर्ण का बोलते हैं। अवस्थिक मंडलों की उत्पत्ति होती है। अवस्थिक से तात्पर्य है कि बार बार शीघ्रता से चकत्तों का आना, पुनः अपने आप शांत हो जाना। तो कई बार आप देखते हो ना अर्टिकेरिया वगैरह के पेशेंट्स आपको आते हैं तो कहते हैं भैया, वो गांव में लोग बोलते हैं पित्ती उछली है। यस, मुझे टर्मिनोलॉजी याद आ गई, गांव के लोग बोलते हैं पित्ती उछली है। तो पहले वो निकलती है और अपने आप ही सबसाइड हो जाती है। तो लोग ट्रीटमेंट नहीं कराते। ट्रीटमेंट कब कराने आते हैं, जब वो मतलब लंबे टाइम तक सस्टेन होने लगती है। तो शीत पित्त में पित्त और वायु है, क्योंकि पित्त वर्ड सीधे दिख रहा है, शीत में वायु डालिएगा, कफ मत डालिएगा, इस बात का ख्याल रखिएगा। तोद होता है, मतलब हल्का सा खिंचाव रहेगा, किंचित मंडलोत्पत्ति, और लाक्षणिक में है तोद है, और क्रॉनिसिटी प्रेजेंट है, दारुणत्व भी हो सकता है। फिर अगला है आपका उदर्द है। उदर्द में पित्त और कफ है। देखो उदर्द में खारिश होती है, उदर्द कोट है, उत्कट है। यहाँ हमेशा याद रखना कि तीनों में कफ है, तीनों में पित्त के साथ ही है क्योंकि शीत पित्त वाली कंडीशंस हैं। फिर उसके बाद में क्या है कि कंडू उदर्द में भी होता है, वमन भी होता है, इस तरह की चीज़ें रहेंगी। क्रोनिसिटी और सीवियरिटी और बढ़ती जाती है। कोट में और सीवियर हो जाएगा। उत्कोट भी ट्रिपल साइन का दे रखा है। और उत्कोट क्या था, चिरकाल अस्थायी होता है, बार बार मंडलोत्पत्ति, मतलब सुबह शाम भी निकल जा रहा है या रोज एक बार निकल जा रहा है, इस तरह की कंडीशन होती है। क्योंकि मुझे याद आ गया, एक बार मेरे पास एक पेशेंट थी, साउथ की कोई पेशेंट थी, मैंने उनको देखा था, और स्किन डिसीज़ की पेशेंट थी, मतलब काफ़ी सालों से एलोपैथी वगैरह ले रहे थे, साथ में हाई BP की प्रॉब्लम थी, तो उनको इस तरह की तकलीफ थी।
तो हालांकि फिर उनके साथ लैंग्वेज प्रॉब्लम आ गई थी या कुछ हो गया था जिसकी वजह से उन्होंने ट्रीटमेंट नहीं लिया था। किसी की रिकमेंडेड पेशेंट थी, मतलब मेरा कहने का मतलब है शायद ADF के थ्रू ही किसी मैम ने मुझे रिकमेंड किया था उनको। तो उनके केस में इस तरह की प्रॉब्लम थी और वो 10-20 साल से इस चीज़ को झेल रहे थे। अब आप सोचो कि अगर 10-20 ईयर से चल रहा है तो ऐसे पेशेंट को तो शोधन करना ही करना पड़ेगा, बगैर शोधन के रिजल्ट नहीं आएगा। और मोस्ट वाली उनके हस्बैंड नहीं थे या कुछ था और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था उनकी फैमिली में, तो सारी चीज़ें। तो स्किन डिसीजेज में आपको मैंने हमेशा शुरू से बोला है कि स्ट्रेस का हेतु तो लेना ही लेना है, और जितना ज़्यादा स्ट्रेस रहेगा उतना पेशेंट को ठीक करने में आपको टाइम लगेगा। ठीक है। निदान परिवर्जन में शीत वायु है, अपथ्य सेवनादि निदान। अब आज की डेट में शीत वायु क्यों है कि जो लोग चिल्ड एसी में रहते हैं वो भी शीत वायु होता है, ये नहीं कि जब ठंडी आएगी तो लगेगी तो ही होता है। और एलर्जिक मतलब कुछ कुछ चीज़ें खाने पीने से भी कुछ लोग को होता है, तो वहाँ पर भी आपको देखना उन सारी चीज़ों को निदान परिवर्जन, चूंकि हमारा पहला नियम होता है तो निदान परिवर्जन हम कराएंगे ही कराएंगे। फिर संशोधन में क्या, शीत पित्त उदर कोठ में कृमि तथा दद्रुनाशक प्रयोग करनी चाहिए। तो दद्रुनाशक आपकी ये जो होती है क्या बोलते हैं, चांगेरी जो होती है वो भी दद्रुनाशक होती है, तो उस तरह के द्रव्य यूज़ कर सकते हो। कृमि की चिकित्सा आपको पता है कि हर स्किन डिसीज में कृमि चिकित्सा करनी चाहिए, मतलब कृमि के द्रव्य देने ही देने। फिर स्नेहन स्वेदन कराकर पोस्ट की शुद्धि करा लीजिए। ठीक है। और देख लीजिए कि उनको कहाँ पर डेवलप हो रहा है। नॉर्मली विरेचन कराना चूंकि ज़्यादा ईजी होता है तो हम लोग वो करा लेते हैं, और कई बार हो सकता है वोमन कराने की भी ज़रूरत पड़े। और फिर उसके बाद कुष्ठनाशक चिकित्सा करनी चाहिए। कुष्ठनाशक का तो मतलब ही होता है हर 15 दिन पर वोमन कराओगे, हर 15 दिन पर विरेचन कराओगे। संशमन औषधियाँ में यहाँ पर हरिद्राखंड काफ़ी लोग यूज़ करते हैं। हरिद्राखंड की एक ब्यूटी है, मैं आपको बता दूँ, हरिद्राखंड जिस पेशेंट को सूट कर जाती है उसको वाकई बहुत बेहतरीन सूट करती है। जिसको नहीं सूट करता है उसकी बात अलग है, बट बहुत सारे लोग को हरिद्राखंड बहुत अच्छा सूट करता है। शिरीष आपको पता है अगध द्रव्य में आता है, तो शिरीष आदि क्वाथ जो है बहुत बढ़िया काम करता है। कैशोर गुगलू मैंने आपको बताया रक्त पर बहुत बढ़िया काम करता है, बहुत रक्त की मेन मेडिसिन है ये। अभयारिष्ट स्किन की हर डिसीज़ में काम करता है। मैं आपको फ्रेंकली बता दे रहा हूँ कि यहाँ से हरितकी का अभया वाला पर्याय लेते हैं, मतलब जिससे भय न हो। तो स्किन डिसीज में चूँकि भय वाला काफ़ी हेतु निकलते हैं, तो अभयारिष्ट बहुत बढ़िया से यूज़ करता है, और इसी टर्मोलॉजी के साथ यूज़ करिए। हालांकि मार्केट में अभयारिष्ट इसी नाम से ही आता, किसी और नाम से नहीं आता। और गंभार का फलादि योग योग रत्नाकर ने लिखा है, वो मैंने यूज़ नहीं किया। अमृतादि योग योग रत्नाकर में है। सगुण दिव्या की योग है, वो भी योग रत्नाकर का है। तो ये आपके PG एंट्रेंस एग्जामिनेशन के हिसाब से है, हो सकता है पूछ ले कि कहाँ का योग है। ये वन्यादि योग, ये भी योग रत्नाकर का है। अग्निमंथ योग, ये भी योग रत्नाकर का है। निम्ब पंच योग, ये भी योग रत्नाकर है। और पंच निम्बादि चूर्ण मार्केट में आता है। स्किन डिसीजेस के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, आप बहुत बढ़िया से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उस पेशेंट में इस्तेमाल करिएगा जिसमें क्लेद वगैरह ज़्यादा है, वो देख लीजिएगा। जैसे मोटे पेशेंट होते हैं, यूरिन वगैरह का पूछ लीजिएगा। अगर बार बार फ्रिक्वेंट यूरिनेशन है तो वो भी एक क्लेद का लक्षण होता है। लेकिन बहुत रुच्छ मरीज अगर हो तो उसमें पंचनिम्बादि चूर्ण वगैरह यूज़ करने से बचना चाहिए। मैं आपको पहले बता देती हूँ। कुष्ठादि चूर्ण है, ये भी योग रत्नाकर में है। सैंधवादि योग है, वो भी योग रत्नाकर में है। कैशोर गुगलू, फिर से इन्होंने दोबारा लिख दिया। सिद्धार्थादि योग है। सिद्धार्थादि योग आपके चरक में भी दे रखा है, वहाँ सिद्धार्थ के स्नान और लेप दे रखे हैं कुष्ठ में। तो बहुत सारी स्किन डिसीजेज में वो सब चीज़ें यूज़ की जाती हैं, और बहुत अच्छे प्रैक्टिशनर क्या होते हैं अपने पास रखते हैं, और फिर पेशेंट को डिस्पेंस करते हैं और अच्छी खासी प्राइस भी लेते हैं। रसौषधियों में सुतशेखर रस है, चंद्रकला रस है, गंधक रसायन है, क्योंकि अम्ल पित्त की भी तो चिकित्सा करनी पड़ती है। प्रवाल भस्म, प्रवाल पिष्टि, मल सिंदूर, प्रवाल पंचामृत और आरोग्यवर्धिनी। आरोग्यवर्धिनी तो स्किन डिसीज में मेजॉरिटी लोग यूज़ करते हैं। ठीक है। पथ्यापथ में शालीय मुद्ग कुलथ कारवेल मतलब आपका करेला, उपोदिका मतलब पोई होती है, बेताग्र, उष्ण जल, पित्त कफ नाशक पदार्थ जो भी होते हैं सारे यूज कर सकते हैं। स्नान, आतप, अम्ल पदार्थ, गुरु अन्न जो होता है ये अपथ्य होता है। तो स्नान अधिकतर शुरुआत में जब ज़्यादा कंडीशन होती है तो नहीं स्नान वगैरह कराते हैं। गर्मी में तो पक्का सी बात है और प्रॉब्लम देगी, तकलीफ देगी। अम्ल पदार्थ, गुरु अन्न अगर खाओगे ना तो ये सारी चीज़ें आपकी जो है कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएंगी। चिकित्सा व्यवस्था पत्र की अगर बात करें तो हरिद्राखंड को 10 ग्राम की मात्रा में इन्होंने दो मात्रा दे रखी है, मतलब 5-5 ग्राम की मात्रा दी है। पर हम जो मेजॉरिटी पेशेंट्स को यूज़ करते हैं 3 से 4 ग्राम यूज़ करते हैं, तो 10 ग्राम का मतलब 5 ग्राम वाली मात्रा में भी देखिएगा। और वैसे भी जो मात्रा का निर्धारण होता है वो पुरुषम विक्षम के हिसाब से होता है, मतलब पेशेंट के बल बला को देख करके ही होता है ना। और फिर सुखोष्ण जल से 4-4 घंटे पर वो हरिद्राखंड दीजिए, उसको सुखोष्ण जल से ही दीजिए। शीत पित्त व्यंजन रस भी है, उसको शुद्ध करने और मधु से दीजिए। आरोग्यवर्धन सुखोष्ण जल से है, तो अगर पेशेंट आपका बहुत क्लेद है तब आप ही दे सकते हो। बहुत रुक्ष पेशेंट होता है तो उसको नहीं देना चाहिए।
जल से। लेकिन देख लीजिए स्किन डिसीज में अधिकतर क्लेदता ज़्यादा होती है, तो इसलिए लोग जल से दे देते हैं। सिरशादी कषाय या अग्निमंथ कषाय है, और गोघृत या पंचतिक्त घृत के साथ दिया जा सकता है। अदरवाइज आप सुबह सुबह ना मॉर्निंग में ऐसे पेशेंट को पंचतिक्त घृत या महातिक्त घृत का छोटा सा ही 2 ml से शुरू करके पान करा दो तो भी बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलता है। क्योंकि हमारे पास एडीएफ पर एक पेशेंट आई थी जिनको ये चीज़ें कराई गई थी और बहुत बढ़िया रिजल्ट आया था। और कृमि अगर है तो कृमि की चिकित्सा करिए, बिडंगा रिस्ट दीजिए, कृमि मुद्गर दीजिए। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आप लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए कोई क्वेरी?